हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका जो न्यूली आई टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, उसका पार्ट नंबर 2 और इन अदर वर्ड्स इट इज द लास्ट पार्ट। इसके बाद आपका ये बजटरी कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। अभी तक हम आपके जो न्यूली आई टॉपिक में बात करें तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद टैक्सेशन के बाद आज बजटरी कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। साथ में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर 100 एमसीक्यू भी कर चुके हैं। तो जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, ऊपर आप आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको उधर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उधर आप पूरा प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि कैसे हमने सभी लेक्चर्स बताए हैं। प्रॉपर आप उसे सीक्वेंस वाइज देखिए तो आपको तभी वो समझ आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार हर दिन हर शाम को 9:30 बजे हम आपके साथ रूबरू हो सके। तो बात करते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का पार्ट नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, उसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने बात की थी और साथ में जो मेन चीज हमने इसमें डिस्कस की थी दैट इज योर प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। होप कि आप सभी को पता चल गया होगा क्या रहता है हमारा बजटरी कंट्रोल करने का प्रोसेस। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, हमने क्या करना है दैट टेक्निक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, और साथ में इसी वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट्स। ये दो टॉपिक खत्म होने के बाद आपका बजटरी कंट्रोल भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट कर देंगे, दैट इज योर इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, प्रोसेस, कैसे हम बजट को कंट्रोल करते हैं। हम प्रॉपर पहले बजट्स बनाते हैं, उसके बाद अपनी एक्चुअल हमारी जो रहती है एक्चुअल परफॉर्मेंस उसे मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद उसे कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद उसमें कोई कमी पेशी ढूंढेंगे और उस कमी पेशी को दूर करने के लिए हम एक करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ये था कुछ प्रोसेस। अब क्या क्या टेक्निक्स रहती है, टाइम टू टाइम इसकी टेक्निक्स बदलती रही, ठीक है। इधर मैंने लिखी है 4 टेक्निक्स, आप देख सकते हो, लेकिन मैं बता दूं ये जो फर्स्ट वन है एंड द लास्ट वन है यही इंपॉर्टेंट है। थर्ड फोर्थ आप कोई भी बुक कंसल्ट कर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक बुक में मैंने देखा आपको ये था तो मैं सोचा आपको बता देता हूं, कुछ भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि आप तक ना पहुंचे। तो देख लेना ध्यान से। अब पहले हम क्या बात कर रहे हैं, दैट इज योर फर्स्ट टेक्निक वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट वन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। वेरिएंस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, वेरिएंस एंड डेविएशंस आर सेम इन बजटिंग कंट्रोल। मतलब आप इसे इस सेंस में ले सकते हो, कमी पेशी, क्या उनमें डिफरेंस आया। किसमें डिफरेंस, सर जो हमने बजट बनाए थे और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनमें क्या क्या डिफरेंस आया, ठीक है, उससे हम बोलेंगे वेरिएंस। तो इसका एनालाइज करना वो पहली टेक्निक आ जाती है। तो पढ़ते क्या लिखा मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर मेड विद एस्टिमेटेड फिगर। जितने भी हम बजट्स बनाते हैं आपको मैं बता दूं वो फ्यूचर के लिए बनते हैं। बजट आप कभी पास्ट के लिए नहीं बनाते हो, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए बजट बनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो ये एस्टिमेटेड फिगर्स पे ही बनता है। हमने सबसे पहले क्या किया, बजट बनाए। आफ्टर दिस इट इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल अकाउंटिंग फिगर्स। हमने उसे क्या किया, अकाउंटिंग फिगर्स के साथ कंपेयर किया। जो हमारा प्रोसेस था वो ही वेरिएंस में आ रहा है, आप देख रहे हो। इन दिस टेक्निक वी फाइंड वेरिएंसेस, और इस टेक्निक में हम वेरिएंसेस का पता करेंगे। क्या हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट के जो बजटेड प्रॉफिट था उसके ऊपर गया है प्रॉफिट, क्या हमारा प्रॉफिट उसके नीचे गया है। अगर तो प्रॉफिट उसके ऊपर गया तो हम उसे बोलेंगे फेवरेबल, अगर तो प्रॉफिट उसके नीचे गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल। मतलब इन अदर वर्ड्स हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल और वेरिएंस एनालिसिस भी उसी के रिलेटेड है, ठीक है। आगे मैंने लिखा भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी हैव रिकॉर्डेड द एक्चुअल क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ आवर रॉ मटेरियल। आफ्टर दिस इट इज कंपेयर्ड विद बजटेड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल क्वांटिटी एंड कॉस्ट। मैंने क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल में मैंने यही लिखा है, हम क्या करेंगे, अपनी एक्चुअल क्वांटिटी और कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल जो सही में हुआ है। उसके बाद उसे कंपेयर करेंगे बजटेड वैल्यू, जो हमने बजट बनाया था उसकी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल के साथ ही होगा, ये नहीं है रॉ मटेरियल को आप सेल के साथ कर लो, रॉ मटेरियल को आप प्रोडक्शन के साथ कर लो, रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल के साथ ही कंपैरिजन होगा। रिजल्ट ऑफ दिस कंपेयर किया, फॉर एग्जांपल
मैं बात करता हूं मेरी एक्चुअल रॉ मटेरियल मुझे लगा 1 लाख का, लेकिन मैंने बजटेड कितना रखा था 80,000 का। अब क्या करूंगा, इनमें वेरिएंस पता करूंगा। 20,000 का डिफरेंस आ गया इसमें। बड़ा रेयर होता है कि सेम आ जाए, जितना हमने बजटेड किया था तो उतना ही हो गया। ऑब्वियसली बात है, हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें कुछ नहीं पता, तो हम एस्टिमेटेड ही लेते हैं। तो अब हमने इसको कंपेयर किया तो मैंने देखा मेरा 20,000 का रॉ मटेरियल तो ज्यादा लगा है। दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। अब मैं पता करूंगा ये जो 20,000 का ज्यादा रॉ मटेरियल लगा है क्यों लग गया, क्या हो गया, कहीं मैंने वेस्टेज तो नहीं ज्यादा की, कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई। तो ये हमें वेरिएंस टेक्निक, वेरिएंस एनालिसिस बताता है। होप कि आपको क्लियर होगा। दिस टेक्निक ऑफ बजटरी कंट्रोल इज हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। तो ये आपको कॉस्ट ऑफ बिजनेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसे आप ट्रेडिशनल टेक्निक भी कह सकते हो, जो हमारी बड़ी देर से चल रही है, तो इसलिए हम इसे ट्रेडिशनल टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप कहीं भी कंसल्ट कर लीजिए। एक ही बुक में मैंने देखा तो मैं सोचा बता देता हूं, क्या पता इसके रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आ जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निक, जैसे कि नाम बता रहा है रिस्पॉन्सिबल बनाओ, तो ये भी टेक्निक उसी के रिलेटेड है। ठीक है, तो पढ़ लेते एक बारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज एन गुड बजटरी कंट्रोल टेक्निक। इन दिस टेक्निक वी क्रिएट कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसके लिए आपने ना ये जो मैंने बोल्ड किया हो ना, ये नोट डाउन कर लो। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या बनाते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में 3 सेंटर्स बनाते हैं। एक कॉस्ट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। ऑल दीज सेंटर्स आर जस्ट लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी के सभी सेंटर्स जैसे डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये उसी की तरह है, बस इसे नाम दे दिए सेंटर का। नाउ वी क्लासीफाई आर ऑल इंप्लॉयज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर। अब हम सभी इंप्लॉयज को इन 3 सेंटर्स में बांटेंगे। कुछ को हम कॉस्ट सेंटर में डाल देंगे, कुछ को हम प्रॉफिट सेंटर में डाल देंगे और कुछ को हम इन्वेस्टमेंट सेंटर में डाल देंगे। एवरी इंप्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस। और हर एक इंप्लॉय को उसका टारगेट दे दिया जाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि तूने इस साल ये 20,000 की सेल करा के ही देनी है, तूने इतनी देर में ये प्रोड्यूस करके ही बताना है, तूने इतनी देर में 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली से माल मंगवा के ही बताना है। उसके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे, उसे हम पहले ही बता देंगे जनाब आपका ये काम है, आपने ये करना है। आफ्टर दिस वी रिकॉर्ड देयर परफॉर्मेंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट लाइक वेरिएंस, बस इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या किया, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया और कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल को रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसके बाद कंपेयर भी कर देंगे। अब एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है मैंने, आपको जैसे क्लियर हो जाएगा, बोल्ड पूरा किया हुआ मैंने। एग्जाम्पल, वी हैव फिक्स द टारगेट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट इज 5 लाख। हमने सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट फिक्स किया था 5 लाख, लेकिन वी हैव टू अपॉइंटेड एक्सपर्ट सेल्समैन, बट सेल्स डिपार्टमेंट टोटल पर मंथ सेल इज 3 लाख विच इज 2 लाख। लेकिन बाद में हमने एक्चुअल पता किया 3 लाख ही हुई है। हमने उन्हें बोला था 5 लाख चाहिए, उन जनाब ने मुझे 3 लाख की सेल करके दी, विच इज 2 लाख लेस देन, जो 2 लाख कम है जो हमने बजटेड रखी थी। थ्रू दिस बजटरी कंट्रोल वी कैन टेक द डिसीजन ऑफ प्रमोशन और डिमोशन ऑफ आवर एम्प्लॉय। अब इसी के बेसिस पे मैं उस एम्प्लॉय को प्रमोशन या डिमोशन दे सकता हूं। तूने नहीं किया काम, तेरी सैलरी कट होगी, तेरी सैलरी आधी कर दूंगा मैं, एंड सो ऑन। तो इधर से आपका एक नया टेक्निक आता है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इधर से मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, तूने अगर ये टारगेट अचीव नहीं किया तो तेरे साथ ऐसा होगा, अगर तू टारगेट के ऊपर चल जाता है तो तुझे फायदा भी दूंगा मैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने मेन चीज जो याद रखनी है ना, इसके लिए ये चीज आपने याद रखनी है, दैट इन दिस टेक्निक वी क्रिएट कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। 3 सेंटर इसमें बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स को एडजस्ट करें।
नाम बता रहा है, ठीक है। इसमें मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता है गवर्नमेंट भी आपके बजट्स बनाती है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, उन्होंने फॉर एग्जांपल रेलवे के बजट में डाले थे 300 करोड़ रुपया, लेकिन उधर कुछ पैसा आइडल पड़ा है, किसी काम का नहीं है, तो इस 300 करोड़ को उठा के जहां पे काम होगा उधर दे देंगे। उस बजट को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट फंड्स, ठीक है। तो मतलब आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो, इस टेक्निक में आप कहते हो आप एक का पैसा दूसरे को दे सकते हो, क्योंकि उसके पास आइडल पड़ा है, दूसरे में आप यूटिलाइज कर लेते हो। तो एक बार आप एग्जाम्पल पढ़ भी सकते हो, मैंने यही एग्जाम्पल लिखी हुई है। रेलवे डिपार्टमेंट नीड्स मनी फॉर स्पेसिफिक न्यू प्रोजेक्ट इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज दैट प्रोजेक्ट ऑफ आईटी हैज एक्सेस मनी, जो आईटी का प्रोजेक्ट है उसमें ज्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगी, उसे रेलवे बजट में यूटिलाइज कर लेगी। इफ इन एडजस्टमेंट ऑफ फंड वी ऑल्सो यूज द फंड फ्लो एनालिसिस, वी कैन ऑल्सो डिक्रीज मिस यूज ऑफ फंड्स बाय फोरकास्टिंग प्रॉपर अमाउंट, और इससे हम प्रॉपर फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, ताकि आपके पैसा कोई मिसयूज ना कर सके। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीरो बेस्ड बजटिंग, जो आजकल के टाइम में चल रही है, ठीक है। ध्यान से समझना है क्या ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको नाम बता रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। अभी ऊपर हमने जितने भी पढ़े, ठीक है, वो क्या थे, दैट इज योर ट्रेडिशनल बजट। जो ऊपर हमने पढ़े वो क्या थे, ट्रेडिशनल बजट, जो बड़ी देर से चल रहे हैं सिस्टम। इन सिस्टम में हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, मेरी 2019 में सेल थी 1 लाख की। अब और सभी क्या चाहते हैं, मैं उन्नति करूं। ये तो नहीं है कोई कहता है कि अब मैं नीचे की ओर जाऊं। 1 लाख मैंने 2019 में सेल की थी, 2020 में अब मैं सभी चाहेंगे कि 1,20,000 की सेल करूं। कोई ऐसा होगा कि कहेगा कि मैं 80,000 की सेल करूं। हाँ, 2020 में हमें देखना भी पड़ा कोरोना के कारण, ऑब्वियसली बात है सेल थोड़ी घटी भी है सभी की, तो फिर भी उसको साइड पे रखते हैं। तो 2020 में हम क्या कहेंगे, हम कितने की सेल करें सर, हम सेल करेंगे इससे ज्यादा, हम टारगेट रखेंगे 1,20,000 का। तो ये हमारा बजट था। हमारा बजट क्या था, हमने पिछले साल 1 लाख किया, तो हमने अब उन्नति करनी है तो थोड़ी ज्यादा रखते हैं। वो था हमारा ट्रेडिशनल बजट पिछले साल को देखकर। लेकिन अब 0-20 में क्या होता है, इसमें हमारा कोई पिछला साल नहीं होता, हमने कोई पिछले साल से नहीं लेना। हम क्या कहते हैं, हमने जो लेना है, हमने जो बजट बनाना है, उसको हम जस्टिफाई करेंगे। मैंने तो साफ साफ लिखा भी है, यू नीड टू जस्टिफाई ईच एंड एवरी एक्सपेंस। मैंने कहा मैंने सेल करनी है 1,20,000 की, तो मैं उधर बताऊंगा मैंने 1,20,000 की क्यों सेल करनी है, क्योंकि मेरे पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मेरे पास इतने लेबर है, मैंने इतने मटेरियल मंगवाना है, और मैं इतनी बेच सकता हूं। उधर मैं जस्टिफाई करूंगा, उधर मैं ये नहीं देखूंगा कि मैंने पिछले साल 1 लाख की थी, अब मैं 1,20,000 करूंगा, ठीक है। तो जीरो बेस में ये चीज होती है कि हमारा पिछला बेस कुछ नहीं है, हमारा प्रीवियस ईयर 0 है, हमने उसको नहीं देखना, हमने बस देखना है विजन की ओर। विजन असली में क्या होता है, हम अपने आप को कहां पे देखना चाहते हैं। तो ये हमारा आप कह सकते हो नया अप्रोच आया है बिजनेस में, बजटरी कंट्रोल में। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इट इज प्रिपेयर द बजट फ्रॉम द स्क्रैच, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, वो स्क्रैच से निकालकर, ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग बना है। तो पढ़ लेते हैं इंक्वायरी। विद द बजटिंग अप्रोच यू नीड टू जस्टिफाई ईच एंड एवरी एक्सपेंस बिफोर एडिंग टू एक्चुअल बजट। आपको हर एक का बताना है, मैं ये खर्चा क्यों डाल रहा हूं, ऐसा क्यों डाल रहा हूं, एंड सो ऑन। The primary objective of zero budgeting is the reduction of unnecessary cost by looking at where cost can be cut. To create a zero budget, involvement of employees required. अब zero based budget जब आप बनाते हो, आपने आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम उनसे पूछेंगे क्या आप कर सकते हो, ये मेरे अकेले का काम नहीं है ऐसा। मैंने बोल दिया मेरे एम्प्लॉयज ओवर टाइम करेंगे, लेकिन मुझे उनसे पूछना पड़ेगा क्या आप ओवर टाइम करोगे, तब जाके हम इतनी प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में जीरो बेस्ड बजटिंग का एक और फायदा है, जो हमारा ट्रेडिशनल बजट होता है उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, पिछले साल से कॉपी करते हैं और अगले साल में पेश कर देते हैं, यही कर रहे हैं। तो पिछले साल जो हमने गलतियां की होंगी वो आगे ट्रांसपोर्ट भी हो जाएंगी। जीरो बेस में ऐसा नहीं होता।
वो ट्रेडिशनल में होता था कि हमने पिछले साल गलतियां की, वो अगले साल भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी अगर हमें नहीं पता चला। तो इधर से आपने समझना है जीरो बेस्ड क्यों फायदेमंद है। तो जीरो बेस्ड असली में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था इन यूएसए इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, होप कि अब आपको टेक्निक्स के बारे में पता चल गया होगा। 4 टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर टाइप्स ऑफ बजट्स। बजट के कितने प्रकार हैं। वैसे तो बड़ी टाइप्स है, ठीक है, लोग आते गए इसको भी बांटते गए। तो पहली टाइप आती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। आपसे पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बजट्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो दैट इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 लॉन्ग टर्म, सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म, थर्ड वन इज करंट बजट। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस में बड़े ज्यादा है तभी मैंने इधर एसेट्रा भी लगाया है, आप देख सकते हो। ठीक है, बड़े ज्यादा रहते हैं इसमें फंक्शंस के बेसिस पे, या आप इसे कह सकते हो डिपार्टमेंट के बेसिस पे। हर एक का डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, प्लांट यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट बनेगा। तो ये हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। किसके बेसिस पे? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स के, दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो ये आपने नाम याद कर लेने हैं। जैसे कि आपको याद है कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू आए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस द कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू दिस। ठीक है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे कितने हैं, 2, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फंक्शंस के बेसिस पे बड़े ज्यादा है, इसमें आपके नंबर्स नहीं होंगे लेकिन नाम पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे 3 है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइम बजट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये वही हो गया टाइम बजट। एक होता है लॉन्ग टर्म, सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के बाद करंट बजट। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, दीज बजट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। जब आप किसी लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर पीरियड ऑफ 3 to 10 ईयर्स। ये मैक्सिमम आपका विजन बेसिस पे होता है। विजन आपका होता है कि कहां पे हम अपने आप को देखना चाहते हैं, तभी ये लॉन्ग टर्म है। इसमें हम बजट बनाते हैं 3 साल के भी ऊपर, कहीं कहीं बुक पे आपको 5 साल भी दिखेगा, लेकिन एवरेज मैंने देखा तो 3 ईयर्स ही मिल रहा था हर जगह। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म बजट। इन दिस रिगार्ड इट इज मोस्टली प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेदर देन इन मॉनेटरी वैल्यू। तो ये ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज में ही होता है, मॉनेटरी वैल्यूज में कम ही होता है। ये जो आपका लॉन्ग टर्म बजट है। अगला आता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म बजट आपका होता है 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म, जो हम शॉर्ट पर्पज के लिए बनाते हैं कि हां इस 2 सालों में मैंने इतनी सेल करनी है, तो उसको मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म। दे आर जनरली प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स, यूनिट्स के बेसिस पर बनाते हैं, आर मोर स्पेसिफिक देन लॉन्ग टर्म बजट। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म बजट से। लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो 1-2 ही बजट होता है, उसको ज्यादा लोग देखते नहीं है, तो शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस रहता है। इन दिस बजट फोरकास्ट प्लान्स आर गिवन इन रिस्पेक्ट टू इट्स ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट 1 to 3 ईयर्स। इसमें आपने टाइम पीरियड को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है करंट बजट। करंट बजट जो 1 साल से कम हो गया, 1 क्वार्टर का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, साल के अंदर अंदर, उसको हम बोलेंगे करंट बजट। और मैक्सिमम यूज करंट बजट का ही किया जाता है। तो एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट होता है, जैसे हम ही बात करते हैं, हम एक स्टूडेंट है, हम बचपन से ही क्या चाहते हैं, हम सक्सेसफुल है। कुछ लोगों की होती है कि वो तो कहते हैं कि गेड़िया ही मारो, वो तो बात उनको साइड पे रखो। ठीक है, अपनी नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मल पर्सन क्या सोचता है, वो कहता है कि मैंने ऐसा करना है। कोई कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मैंने आईएएस बनना है। तो वो आपका हो गया लॉन्ग विजन। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बजट आप कह सकते हो उसे। अब क्या आप क्या करते हो, शॉर्ट टर्म बजट हो गया। अब आपको पता है मैंने ये पहले ये वाली क्लास तो पास करूं। ठीक है, अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो, तो मैंने 7th स्टैंडर्ड तो पास करूं, ये आप कहोगे शॉर्ट टर्म। 8th स्टैंडर्ड तो पास करूं, शॉर्ट टर्म, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे आप ऊपर क्लाइम करते रहोगे।
फिर जाके आपका जो मोटो है वो फुलफिल होगा। करंट क्या हो गया, इस हफ्ते का मैं टेस्ट तो पास करूं, इस हफ्ते हमारे यूनिट टेस्ट है वो तो पास करूं, तो वो आपका हो गया करंट बजट। आप कह सकते हो कि मैंने बजट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पढ़ लिया, ठीक है, इसे कैंसिल कर दो, ये रोलिंग कुछ नहीं होता। तो चलो इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। रोलिंग बजट क्या होता है, ये भी एक करंट के भी नीचे आप लगा सकते हो, इसमें और कम टाइम पीरियड होता है और ये रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में बस आपको यही पता होना चाहिए। और इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूज बजट, ठीक है, मतलब इसे आप रेगुलरली अपडेट करते रहते हो, चेंज करते रहते हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, रोलिंग बजट। अब आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे। तो आगे बढ़ते हैं फंक्शन के बेसिस पे। ये रहा फंक्शन के बेसिस पे, मैंने आपको बताया इतने सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपके मेन कंपोनेंट पकड़े हैं, उनके बारे में जो मैं बता रहा हूं आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी के रिलेटेड आपको एमसीक्यू आएगा। पहले आपका आता है सेल्स बजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स बजट। सारा काम ही किसका है, सेल्स का। हम जितनी सेल करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो सेल्स बजट जैसा नाम बता रहा है, इसमें हम बजट बताएंगे कि हमने इतना सेल करना है। और इसका हेड कौन होगा, ऑब्वियस ही बात है, फॉर मेकिंग सेल बजट लाइज विद द सेल्स मैनेजर। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगी, सेल्स मैनेजर के ऊपर। इसमें क्या होता है, हम एक्सप्रेस करेंगे कि इस टाइम पीरियड के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए हम इतनी सेल चाहते हैं, इसमें हम यही स्पेसिफाई करेंगे। साथ में उसमें आपका देखो, आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो बड़े ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है, तो वो प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है कि हां इस प्रोडक्ट की इतनी सेल होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट की इतनी सेल होनी चाहिए, एंड सो ऑन। वो एरिया वाइज भी हो सकता है, एक जगह पे आप आजकल बेचते नहीं हो, जम्मू कश्मीर में इतना बिकना चाहिए, पंजाब में इतना बिकना चाहिए, महाराष्ट्र में इतना बिकना चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये चीज भी आपको बतानी चाहिए। सेल्स बजट कैन बी क्लासीफाई इनटू प्रोडक्ट वाइज भी, एरिया वाइज भी। फिर बात करते हैं द फॉलोइंग फैक्टर्स आर द रेलिवेंट, और कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे सेल्स बजट को, और किसको आपने मद्देनजर रखते हो सेल्स बजट बनाना है। पहला आता है पास सेल फिगर्स, पिछले साल कितनी हमने की थी सेल, तो उसको हम कंसीडर ऑब्वियसली बात करेंगे। सेल्समैन एस्टिमेट, ये नहीं है कि मैंने बोला 1 लाख में बेचूंगा, लेकिन मेरा सेल्समैन कह रहा है 1 लाख में कहां से बेचूंगा, 10,000 भी नहीं बिकती, तो उसके भी एस्टिमेट को हमने ध्यान में रखना है। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, हमने इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी है देश की, जैसे कि अभी थोड़ी वर्स है, तो अभी लोग लेना प्रेफर कम करते हैं, अगर उन्हें कोई फालतू चीज पे खर्चना पड़ेगा वो कम करेंगे। बाद में ऑर्डर्स ऑन हैंड, कितने ऑर्डर्स मिलते हैं, क्या हम उस ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आप इधर पढ़ सकते हो, मैंने सिंपल लिखे हुए हैं, ये कुछ फैक्टर्स है जिसे हमें ध्यान में रखकर सेल्स बजट बनाना होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बजट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दैट इज योर कैश बजट। कैश बजट यूजुअली गिव्स डिटेल्ड एस्टिमेट्स ऑफ कैश रिसिप्ट्स, ठीक है, कैश रिसिप्ट की आपको बताएगा वो, कितना हमने कैश रिसिप्ट किया होगा, कितना पैसा आएगा। फिर कैश डिसबर्समेंट फॉर द बजट पीरियड, कितना हमारा कैश जाएगा भी, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज प्रिपेयर टू इंश्योर दैट कैश इज अवेलेबल इन टाइम फॉर मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। अब कैश बजट का जो मेन मकसद होता है वो यही है कि टाइम आने पर हमारे पास कैश होना चाहिए। ऐसा ना हो टाइम आया है हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास लोग ऊपर खड़े हो गए कि हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, एंड सो ऑन। तो इसमें हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं हमें कब पैसा देते हैं, हमारे जो डेटर्स हैं हमें कब पैसा देते हैं, कितने पीरियड में वो पैसा दे देते हैं, कितना हमारा पैसा बैड डेब्ट्स होता है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रख के कैश बजट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन बजट, ठीक है, कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कितना हमने प्रोड्यूस करना है। इट इंक्लूड्स द फोरकास्ट ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट टू शेड्यूल इट्स प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू सेल्स, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट जो है, ये भी सेल्स डिपार्टमेंट जो है आप कह सकते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंड है। सेल्स डिपार्टमेंट को समझ लो आ गया ऑर्डर 1000 यूनिट का, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट के पास तो 100 यूनिट भी नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन यूनिट पे डिपेंड है,
तो प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स यूनिट में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर उनमें पता होना चाहिए कि मैंने इतना प्रोड्यूस करना है, उस सेल्स डिपार्टमेंट को इतनी जरूरत पड़ेगी, इतना स्टॉक मैंने पहले का संभाल कर भी रखना है। बाद में बात करते हैं मटेरियल बजट। मटेरियल बजट में जो मैंने बोल्ड किया ना, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये एक बार एमसीक्यू भी आया एक एग्जाम में, ठीक है। तो जो मटेरियल बजट है इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन बजट। किसके ऊपर बेस्ड है ये? प्रोडक्शन बजट पे। प्रोडक्शन क्या है? प्रोड्यूस करना। जितनी आप प्रोड्यूस करोगे उतना ही आप मटेरियल मंगवाओगे, तो मटेरियल बजट उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मटेरियल बजट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन बजट। मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर ए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड एंड मल्टीप्लाइड विद द बजटेड आउटपुट। अब हम क्या करते हैं, हम पहले पता करेंगे, जैसे कि हम पहले क्या थे, शर्ट मैन्युफैक्चर, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग से हम शर्ट मैन्युफैक्चर बने हुए हैं। तो हम पहले देखेंगे एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है। एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। अब उसको हम उसके बजटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आउटपुट सोचा कि मैंने 1000 यूनिट्स बनाने हैं, तो इंटू 1000 कर दूंगा तो कितना रहेगा, 2000, ठीक है। तो ये उसकी टोटल क्वांटिटी पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड बजटेड आउटपुट। नेक्स्ट आपका बजट आता है लेबर बजट। ये भी किस पे डिपेंड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन बजट। तो ये भी प्रोडक्शन बजट पे ही डिपेंड है, क्योंकि हम जितना प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही लेबर चाहिए ना। कम प्रोड्यूस करेंगे तो कम लेबर चाहिए, बड़ी ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो बड़ी ज्यादा लेबर भी हमें चाहिए, तो ये लेबर भी उसी पे डिपेंड करता है। तो नाम से जैसे पता चल रहा है, इसमें हम लेबर को एस्टिमेट करते हैं, कितने हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, कितने हमें अनस्किल्ड लेबर चाहिए, कितने हमें टेक्निकल लेबर चाहिए, कितनों को मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए, वो लेबर चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस लेबर बजट में हम ये करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे कितने बजट है, 2 बताए मैंने, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स क्या होता है, अडिग, आप कह सकते हो एक ही जगह रुका रहता है, ठीक है, फिक्स यही बोलते हो ना आप, ये वैसा ही है। बात करते हैं आपके फिक्स बजट की, ठीक है। फिक्स बजट क्या है, अब पढ़ लेते हैं। फिक्स बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 लेवल ऑफ आउटपुट एंड 1 सेट ऑफ कंडीशन, जिसमें हम एक लेवल ऑफ आउटपुट ही देखते हैं। मैंने बोला 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स की ही हम देखेंगे, तो उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड बजट। मैंने बोला मैं 80% कैपेसिटी से काम करूंगा, तो इसको मैं 80% व्यू ऑफ पॉइंट से ही देखूंगा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, फिक्स्ड बजट। दिस बजट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक बजट। जो मैं बोल्ड करता हूं इसे आप लिख लीजिए करो, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज फर्म एंड प्रिपेयर्ड विद द assumption दैट देयर विल बी नो चेंज इन बजटेड लेवल ऑफ मोशन। और ये हम बनाते तो हैं और साथ में हम एज्यूम करते हैं ये जो बजटेड लेवल ऑफ मोशन है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ऐसा ही चलता रहेगा। Thus it does not provide room for any modification in expenditure। इसके कारण ये फिक्स्ड है, तो इसमें हमारे खर्चे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आ सकती, कोई हम इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। फिक्स बजट्स आर प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। दिस बजट इज नॉट यूजफुल बिकॉज, अब ये जो बजट है फिक्स बजट, ये इतना यूजफुल नहीं है, इतना लाभदायक नहीं है। क्यों, मैं नीचे रीजन लिखे हैं। बिकॉज आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो इट इज डायनेमिक इन नेचर, इट गोज ऑन चेंजेस, चेंज होती रहती है वो, तो फिक्स बजट कैसे कामयाब है, तो यही मैंने लिखा है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेस फॉर अल्टरेशन। फिक्स बजट में आप चेंजेस नहीं ला सकते हो, तो ये कैसे फायदेमंद हुआ। मैंने आपको बजट के बारे में बताया था दैट इट शुड बी योर फ्लेक्सिबल। ऊपर चलते हैं, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इट शुड बी फ्लेक्सिबल। तो अगर फिक्स्ड होगा तो क्या मजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला, दैट इज योर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बजट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक बजट। In comparison with fixed budget, a flexible budget is one which is designed to change in relation to the level of activity attained। मतलब हम इसमें क्या किसको प्रेफर करते हैं, कितनी हमने एक्टिविटी को अटेन किया। हमने क्या 60% कैपेसिटी से काम किया, हमने क्या 70% कैपेसिटी से काम किया, हमने क्या 80% कैपेसिटी से काम किया। हम इसमें ये पता करते हैं और इस लेवल से हम अपने निकालते हैं कि मेरा अगर मैं 80% कैपेसिटी से काम करूंगा तो मैं इतना सेल करूंगा, 60% से करूंगा तो इतनी सेल करूंगा, 70% से करूंगा तो इतनी सेल करूंगा।
तो एंड में क्या होता है, जितनी भी परसेंट हम करते हैं तो उधर से हमारा कंपैरिजन पता चल जाता है। तो उस कारण हम इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल। Flexible budget has been developed with the objective of changing the budget figure so that they may correspond with actual output achieved, ताकि हम उसे कंपेयर कर सके, हमने जो एक्चुअल आउटपुट है उसके साथ प्रॉपरली कंपेयर। कंपैरिजन करने का भी तभी मजा है अगर दोनों का लेवल बराबर होगा। लेवल मतलब एक्चुअल आउटपुट हमने किया है 60% के हिसाब से, बजट हमने बनाया था 100% के हिसाब से कि मैं 100% की पूरी जी जान लगा के मेहनत करूंगा, लेकिन जी जान मेरी 60% ही लगी। ठीक है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो फ्लेक्सिबल बजट हमें इसमें यह मदद करता है। आगे अब हम बात करते हैं, एक और वैसे बजट आ जाता है, दैट इज योर मास्टर बजट। ठीक है, ये किसी के अंडर नहीं आता, ये अलग ही बजट है, दैट इज मास्टर बजट। मास्टर, मास्टर नाम से बता रहा है, बेस्ट, हाई क्लास। ठीक है, ये वही है, सभी का हेड आप कह सकते हो। तो मास्टर बजट क्या है, आपने ऊपर क्या पढ़ा सर, हमने फंक्शनल बजट पढ़ा। ऊपर फंक्शनल बजट पढ़े जो हमारे थे, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ठीक है, लेबर बजट, मटेरियल बजट, ये सब क्या थे, फंक्शनल बजट। अब हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो कहते हैं हम इतने बेले नहीं है कि हर एक बजट को देखते रहे, उनकी एक समरी दे दो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना वो यही करती है, वो क्या करती है, जो सेल्स बजट है, सेल्स बजट आप लगा लो 5-6 पेजों का है, क्या टॉप लेवल मैनेजर सेल्स बजट को 5-6 पेज पढ़ती रहेगी? नहीं, वो कहते हैं सेल्स बजट की थोड़ी सी समरी लिख दो जो मेन पॉइंट्स है, फिर प्रोडक्शन बजट की भी थोड़ी सी समरी लिख दो, फिर थोड़ी सी मटेरियल बजट की भी लिख दो, एंड सो ऑन। मतलब कि हम कह सकते हैं मास्टर बजट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, या इट इज ए समरी, समरी भी है, कॉम्बिनेशन भी है। मास्टर बजट किसके लिए, किनके लिए बनाया जाता है? टॉप लेवल्स के लिए, जो हमारे हेड बैठे हुए हैं, सीईओ आप कह सकते हो, जनरल मैनेजर आप कह सकते हो। ठीक है, तो इनको कंप्राइज वे में, छोटे वे में बताने के लिए इनको एक समरी हम बना के दे देते हैं सभी की, उसे हम बोलते हैं मास्टर बजट। उसमें आपकी सेल्स बजट भी आ जाएगा, प्रोडक्शन भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा, R&D भी आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स बजट भी आ जाएगा। तो होप कि आपको क्लियर होगा मास्टर बजट के बारे में भी। मैंने इधर लिखा भी है, द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज अप्रूव्स इट। ठीक है, तो यही थे आपके बजट के बारे में। बजट के बारे में आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी के बारे में आपको आएगा, अगर आएगा क्वेश्चन। तो बजट आपका एक छोटा सा ही टॉपिक था। तो कल से हम आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। वो भी कुछ खास बड़ा टॉपिक नहीं है, आप कह सकते हो विद इन मैक्स टू मैक्स मैं कहूंगा 7 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर कोई फिंगर क्रॉस, अगर कोई अनहोनी ना हो, तो मुझे कोई काम ना पड़ जाए, तो उसके लिए सॉरी कहूंगा। तो मैं कोशिश यही रहेगी कि आपको विद इन 7 डेज में सभी लेक्चर्स, ये पूरी अकाउंटेंसी कंप्लीट करा दूं। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो थैंक यू गाइस।